नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे कॉमन एरर्स पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में आ चुकी हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का लेटेस्ट एडिशन, जिसको 2024 एडिशन कहा जा सकता है, फॉलो कर रहे हैं। इसमें 2018 से दिसंबर 2023 तक के क्वेश्चन मौजूद हैं। इस पर लिखा हुआ है 16,950 प्लस, तो आप इस एडिशन को अरेंज कर ले, अपने दोस्तों वगैरह से ले लें। इसके अलावा हम जो भी सेंटेंसेस, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर वीडियो में डिस्कस करते हैं, इनको पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को हमने अपने यूट्यूब चैनल से लिंक किया हुआ है, तो यूट्यूब चैनल के फ्रंट पेज पर भी आपको इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल सकता है। आप वहाँ से भी इस पीडीएफ को इंस्टॉल कर सकते हैं। आज हम एसएससी कॉमन एरर्स इस एडिशन से 7वीं वीडियो पर हैं और हम 42 से 46 तक के बीच के क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टियर 2 20 फरवरी 2018 वाले एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इस एग्जाम के नाम और डेट के हिसाब से भी इन क्वेश्चंस को अपने वाले एडिशन में, अपने वाले बुक में ढूंढ सकते हैं। चलिए, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, जो कि 42वां क्वेश्चन है एसएससी करंट पब्लिकेशन के लेटेस्ट एडिशन 16,950 प्लस के हिसाब से। सेंटेंस को पहले सिंटैक्टिकली एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के साथ साथ हम देखते जाएंगे कि किस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट में, किस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश की गई है। देखिए, सबसे पहले वर्ड लिखा हुआ है मच। अब मच जो वर्ड है, ये डिटर्मिनर भी हो जाता है और प्रोनाउन भी हो जाता है, एडवर्ब भी ये हो सकता है। अब देखो, यहाँ पर ये एडवर्ब और डिटर्मिनर के फंक्शन में तो है नहीं। अगर डिटर्मिनर होता तो निश्चित रूप से किसी नाउन से पहले लिखा होता, उस नाउन को डिटरमाइन करने के लिए। एडवर्ब भी यहाँ पर नहीं है, किसी वर्ब के लिए नहीं लगाया गया। मच को लगाया गया है प्रोनाउन के लिए। लेकिन जब मच डिटर्मिनर होता है या प्रोनाउन होता है, तो वो अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। जब वो डिटर्मिनर होता है तो अनकाउंटेबल थिंग्स से पहले लिखा जाता है, उनकी क्वांटिटी या अमाउंट को रिफर करने के लिए। जब वो प्रोनाउन होता है तो भी वो अनकाउंटेबल थिंग्स की अमाउंट या क्वांटिटी को ही रिफर कर रहा होता है। तो मच यहाँ पर प्रोनाउन है, जो कि अनकाउंटेबल थिंग्स को रिफर करने वाला प्रोनाउन है। प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट तो बन सकता है, लेकिन हम यहाँ पर वर्ब जो यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं बिलीव, जो कि हमारी मेन वर्ब है इस मेन क्लोज की। और चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसने अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। इस ऑब्जेक्ट पर बाद में आएंगे ये क्या है, लेकिन सबसे पहले आपको एरर यहीं पर मिलती है। देखिए, जो बिलीव करने की बात की जा रही है, कौन लोग हैं जो बिलीव कर सकते हैं, वो लोगों की बात की जा रही है। ऐसा तो है नहीं मेज कुर्सी या कोई भी ऐसी, मेज कुर्सी भी काउंटेबल थिंग्स होगी, कोई अनकाउंटेबल थिंग्स बिलीव कर सकती है। बिलीव करने वाली जो एक्टिविटी है ये स्पेसिफिकली लोगों द्वारा की जाती है, तो लोगों को यहाँ पर रिफर किया जा रहा है मच से। मच होता है ऐसा प्रोनाउन जो कि अनकाउंटेबल थिंग्स या अनकाउंटेबल ऑब्जेक्ट को रिफर करता है, सब्जेक्ट को रिफर करता है प्रोनाउन के रूप में। तो यहाँ पर हमें मच नहीं लगाना है, यहाँ पर हमें लगाना है मैनी। यहाँ पर सही वर्ड हो जाएगा मैनी, क्योंकि मैनी एक ऐसा डिटर्मिनर है या एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि काउंटेबल थिंग्स या काउंटेबल पर्सन्स को रिफर कर सकता है। और हम यहाँ पर लोगों की बात कर रहे हैं, तो लोग तो काउंटेबल ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मच की जगह हो जाना चाहिए था मैनी। अब मैनी को हमने एक प्रोनाउन की तरह यूज कर लिया, जो कि निश्चित रूप से यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होने का इसका स्कोप नहीं है। मैनी बिलीव। अब चूंकि मैनी मोर देन वन के लिए यूज होता है, भाई मोर देन वन के लिए मैनी यूज करते हैं, एक से ज्यादा होंगे तो एक प्लूरल नाउन है, और प्लूरल प्रोनाउन है, और प्लूरल प्रोनाउन होने की वजह से हमने बिलीव लिखा था कि बिलीव्स। बिलीव हो गए हमारी मेन वर्ब, जो कि एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा जाना चाहिए। क्या लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट? ये जो पूरी की पूरी डेट क्लोज लिखी हुई है, यहाँ तक, इस कोमा तक, वाइस वर्सा तक, ये डेट क्लोज ही बिलीव ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से ये जो डेट क्लोज लिखी हुई है, ये ऑब्जेक्ट मतलब नाउन क्लोज लिखी हुई है। डेट कंजंक्शन लगा दिया क्योंकि मेन क्लोज से रिलेवेंट किसी भी इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम डेट कंजंक्शन लगाते हैं। डेट कंजंक्शन लगाने के बाद एक और कंजंक्शन आपको देखने को मिलेगा, इफ कंजंक्शन किस लिए लगाया गया? देखिए, डेट कंजंक्शन लगाया गया इस मेन क्लोज को, मैनी बिलीव को, और इस पूरे ऑब्जेक्ट क्लोज जो है, पूरी जो नॉन क्लोज है, इस क्लोज को जोड़ने के लिए। लेकिन इफ कंजंक्शन लगाया गया है इस इफ यू आर मॉडर्न, इफ यू आर मॉडर्न, एक ये क्लोज हो गई, और फिर दूसरी क्लोज जो यू से स्टार्ट हुई हमारी, यू शुड नॉट बी रिलीजियस,
एंड वाइस वर्सा। इन दोनों क्लोजेस को जोड़ने के लिए क्लोज नंबर 1 और क्लोज नंबर 2, इन दोनों क्लोजेस को जोड़ने के लिए इफ कंजंक्शन लगाया गया। अच्छा, इफ कंजंक्शन पर जरा थोड़ा रुक कर बात कर लेते हैं। इफ किस किस सिचुएशन में यूज हो सकता है, किस तरह की हम सिंटेक्स का स्ट्रक्चर का इफ कंजंक्शन के साथ इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर जो ये इफ क्लोज लिखी हुई है, ये जो इफ यू आर मॉडर्न, ये जो इफ क्लोज लिखी हुई है, क्लोज क्या है, इस क्लोज का सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, सिंटेक्स में क्या फंक्शन है और किस तरह का मीनिंग निकल के आता है, कौन सा हम टेंस यूज करते हैं, कौन सी हम वर्ब की स्टेट यूज करते हैं। देखिए, देख लेते हैं। इफ कंजंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक सबऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है। ये एक ऐसी क्लोज को इंट्रोड्यूस करता है जो एक सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, मतलब मेन क्लोज का ही कोई हिस्सा होती है। ये तो बेसिक सी बात है। दूसरा, इसका अगर मैं फंक्शन के बारे में बात करूं तो पहला फंक्शन इसका यही है कि ये रिपोर्टेड स्पीच में किसी इंटेरोगेटिव इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए या जोड़ने के लिए लगाया जा सकता है। ये पहला फंक्शन और पहला सिंटेक्स में इसका एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रिपोर्टेड स्पीच में आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट करे होंगे, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब कोई क्वेश्चन आ जाता है तो या तो आप उसको क्वेश्चन वर्ड से जोड़ते हैं, WH वर्ड से जोड़ते हैं, लेकिन अगर वो हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन है तो आप क्या करते हैं, इफ या वेदर लगाते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में, इस फंक्शन में इफ को रिपोर्टेड स्पीच में किसी क्वेश्चन को या किसी इंटेरोगेटिव इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया जा सकता है। रिपोर्टेड स्पीच में किसी इंटेरोगेटरी इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए, इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, ये एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे उसने सी सेड टू मी, इन्वर्टेड कोमा लगाया, फिर लिखा आपने डू यू लाइक मी, ठीक है। अब ये इसका डायरेक्ट का अगर आप इनडायरेक्ट कन्वर्जन करते हो तो आप क्या लिखते हो, सी, जैसे आप देखते हो क्वेश्चन है तो आप सेड टू की जगह क्या कर देते हो, आस्क कर देते हो, क्योंकि वो डायट्रांजिटिव वर्ब है। मी को भी ऑब्जेक्ट के रूप में ले लेगी और आगे जो इन्फॉर्मेशन लिखी है उसको भी ऑब्जेक्ट के रूप में ले लेगी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को जोड़ने के लिए आप इफ लगाते हो या वेदर लगा सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। तो इफ कर क्या रहा है, जो हमारी इंटेरोगेटिव इंफॉर्मेशन थी उस इंटेरोगेटिव इंफॉर्मेशन को जोड़ने का काम कर रहा है। और इफ ही क्यों लगा रहे हैं, वेदर ही क्यों लगा रहे हैं, अभी मैं बता दूंगा। फिलहाल इस सेंटेंस को लिखो जरा, इस क्लोज को लिखो। यू को मी के हिसाब से आई कर देंगे, लाइक्ड हो जाएगा क्योंकि वहां पर सेट था, मी को हर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये वाली, ये एक इंटेरोगेटिव इन्फॉर्मेशन थी, डू यू लाइक हर। लेकिन क्या मैंने यहाँ पर किसी क्वेश्चन मार्क को लगाया, क्या मैंने यहाँ पर किसी प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाया है, जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक असर्टिव क्लोज लिखी है और असर्टिव क्लोज ही लिखी जाती है रिपोर्टेड स्पीच में, क्वेश्चन को नहीं लिखा जाता। क्वेश्चन ये तब था जब ये सी के वर्ड्स थे, जब सी ने कहा था तब ये क्वेश्चन था। लेकिन कोई रिपोर्टर इसको रिपोर्ट कर रहा है, अगर ये एक रिपोर्टेड स्पीच है, कोई रिपोर्टर, कोई अदर पर्सन इसको रिपोर्ट कर रहा है तो उसके लिए क्वेश्चन नहीं है, उसके लिए एक इंटेरोगेटिव इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में इंटेरोगेशन की गई होगी। अच्छा, जब यहाँ पर हम इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को यूज कर रहे थे तो इस इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर का मीनिंग कहाँ गया, इस इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर का मीनिंग कन्वे कर रही है हमारी आस्क वर्ब, इसलिए हमने इस वर्ब को यहां पर लगाया है। ये जो आस्क वर्ब है उस इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर का है, उस इंटेरोगेशन का मीनिंग कन्वे करने के लिए लगाई गई है। तो आस्क वर्ब ने इंटेरोगेशन का मीनिंग कन्वे कर लिया और जिस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हमारी इंटेरोगेशन थी उस इंफॉर्मेशन को हमने जोड़ दिया इफ या वेदर से। वेदर एक ऐसा कंजंक्शन है जिसको हम अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए लगाते हैं। मैं लिख देता हूं, वेदर को हम लगाते हैं अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। अनसर्टेनिटी से मतलब है हम जिस इंफॉर्मेशन के बारे में, जिस एक्शन के, जिस सिनेरियो, जिस सिचुएशन के बारे में अनसर्टेन हो, निश्चित ना हो, डाउट में हूं कि यार ऐसा है या नहीं है, तो उस इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए हम वेदर कंजंक्शन को लगाते हैं अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। जब हम डाउट में हो, यहां पर लिख देता हूं, जब हम डाउट में हो, जब डाउट में हो। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि इफ यहां पर एक ऐसी इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए लगाया गया है जिसके बारे में शी अनसर्टेन होगी, जिसके बारे में उसने इंटेरोगेट किया।
तो यहां से इफ का एक और फंक्शन निकल के आ जाता है कि अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए वो इफ कंजंक्शन को इस्तेमाल किया जा सकता है, और यहाँ पर ये वेदर का सिनोनियम या वेदर के सिमिलर फंक्शन में कंसीडर किया जा सकता है इस सिंटेक्स में, इस स्ट्रक्चर में, इस फंक्शन में। यहां पर मैं लिख देता हूं इफ को अनसर्टेन इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए, ठीक है। वेदर जैसा फंक्शन है, वेदर के सिमिलर मीनिंग और सिमिलर फंक्शन में यहां पर आ रही है। ये इफ का एक यूजुअल फंक्शन हो गया जिसके बारे में आपको पता होगा। आगे बात कर लेते हैं। देखिए, इफ के बारे में डिटेल से बताने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इसी वीडियो में आगे 2-3 सेंटेंस और ऐसे मिलेंगे जहां पर इफ कंजंक्शन का यूज किया गया है। तो बार बार बताने से अच्छा है शुरू में जब इफ आया तो उसके बारे में ठीक से बात कर लेते हैं। आपके सामने आने वाले आए हुए सभी सेंटेंसेस के लिए कॉन्सेप्ट वैलिड है। सभी सेंटेंसेस पर ये आपको भली भांति अप्लाई होते हुए दिखेंगे। तो दूसरा यूज क्या है इफ का, दूसरा फंक्शन क्या है? कंडीशनल सेंटेंसेस में कंडीशंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए इफ कंजंक्शन को लगाया जाता है। कंडीशंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए अब जिन सेंटेंसेस में कोई कंडीशन लगी होती है उन्हें कहते हैं हम कंडीशनल सेंटेंस। और कंडीशनल सेंटेंस भी कोई एक ही टाइप का नहीं होता, 3-4 टाइप के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। मैं पहला टाइप यहाँ पर बताने वाला हूँ, ए से मैं लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। पहला जो कंडीशनल सेंटेंस होता है आपका वो होता है फर्स्ट कंडीशनल। कोई ऐसा टर्मिनोलॉजी नहीं है, ग्रामरियन इसको फर्स्ट कंडीशनल ही बोल देते हैं। फर्स्ट कंडीशनल, पहले प्रकार का कंडीशनल, या इसको कहा जाता है ओपन कंडीशनल। ओपन क्यों कहा जाता है अभी मैं सेंटेंस से इसको समझाऊंगा। ओपन कंडीशनल, एक्चुअली में ये ओपन का मतलब होता है प्रोबेबल। एक ऐसे सिनेरियो को कंडीशन बनाया जाता है जो कि प्रोबेबल हो, जो कि ओपन हो होने के लिए, किए जाने के लिए, तो इसलिए इसको ओपन कंडीशनल भी कहा जाता है। ओपन का यहाँ पर मतलब होता है प्रोबेबल। ये एक प्रोबेबिलिटी को, एक पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। और यहाँ पर ये जो सिचुएशन होती है, जिस सिनेरियो को हम रिफर कर रहे होते हैं, ये होती है एक रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटी। क्योंकि कोई अगर कंडीशन आपने लगाई है और वो प्रोबेबल है तो उस पर आने वाला रिजल्ट भी पॉसिबल है। जो रिजल्ट उस कंडीशन पे डिपेंड करता है, उस कंडीशन की वजह से होगा या आएगा या किया जाएगा, वो रिजल्ट भी पॉसिबल हो गया। तो ये एक रियल फ्यूचर पॉसिबल सिनेरियो को रिफर करता है। रियल फ्यूचर पॉसिबल सिनेरियो को रिफर करता है। अभी सेंटेंस लिखूंगा मैं एग्जाम्पल से तो और चीजें क्लियर होंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम, ठीक है। तो यहां पर देखिए, आप क्या देखेंगे, यहाँ पर ये जो स्टडी लगाया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाया गया है अगर इफ कंजंक्शन से किसी क्लोज को लिखा गया है, वो एक कंडीशन है। और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि जो कि प्रोबेबल है, जो कि हो सकती है। जब ये प्रोबेबल है, जब ये हो सकती है, तो ये रिजल्ट भी पॉसिबल है। ये रिजल्ट इसके होने पर डिपेंड करता है, अगर ये हो गई तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, ये रिजल्ट है, ये ओपन है, इसीलिए इसको प्रोबेबल या ओपन कंडीशनल कहा जा सकता है, ठीक है। ये फ्यूचर में, फ्यूचर अगर वो ऐसा करती है तो फ्यूचर में ये रिजल्ट आ सकता है। यहाँ पर विल की जगह आप मे को भी लगा सकते थे अगर आप पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। विल से विलिंगनेस या इंटेंशन या किसी फ्यूचर में किसी एक्शन का होना एक्सप्रेस किया जा रहा है, ठीक है। मे को भी लगा सकते थे अगर आप पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। कैन को भी लगा सकते थे अगर आप यहाँ पर एबिलिटी को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। इफ यू स्टडी हार्ड यू कैन पास द एग्जाम, यू हैव द एबिलिटी टू पास द एग्जाम इन फ्यूचर इफ यू स्टडी हार्ड। इस तरह की मीनिंग को कन्वे करने के लिए यहाँ पर कैन को भी लगाया जा सकता है। मतलब इस तरह के मॉडल यूज किए जाते हैं। और यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टेट यूज करते हैं। ये हो गया आपका पहले टाइप का कंडीशनल, जिसको ओपन कंडीशनल कहा जा सकता है। दूसरे टाइप के कंडीशनल की अगर मैं बात करूं, मैं इसको बी से लिख देता हूं, तो इसको सेकंड कंडीशनल बोला जाता है। ग्रामरियन इसको ऐसे ही सेकंड कंडीशनल कह देते हैं, या कुछ ग्रामरियन इसको सेमी क्लोज्ड
कंडीशनल भी कह सकते हैं, सेमी क्लोज्ड कंडीशनल। अब इसको सेमी क्लोज्ड क्यों कहा जाता है इस पर भी अभी बात करेंगे। लेकिन ये जो कंडीशनल होता है ये पॉसिबल नहीं होता, ये एक इमेजिन सिचुएशन होती है। भाई जिस समय आप सेंटेंस को बोल रहे हैं वो सेंटेंस प्रेजेंट का टाइम है, प्रेजेंट वो जो टाइम है वो प्रेजेंट का मोमेंट है, प्रेजेंट का टाइम है। उसी प्रेजेंट के टाइम पर, जिस टाइम पर आप सेंटेंस को बोल रहे हैं, उसी पॉइंट पर आप किसी एक्शन का होना या ना होना, किया जाना या ना किया जाना, या किसी स्टेट का होना या किसी स्टेट का ना होना इमेजिन कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो प्रेजेंट के पॉइंट पर ही बोल रहे हैं आप सेंटेंस को, जिस समय बोल रहे हैं उसी समय की सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हैं कि यार अभी ऐसा हो जाए। तो ये जो सिचुएशन होती है ये एक अनरियल, भाई चूंकि इमेजिनेशन है, अनरियल या इमेजिन, अनरियल प्रेजेंट या अनरियल फ्यूचर भी कहा जा सकता है, अनरियल फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि जो चीज इमेजिन कर रहे हैं वो फ्यूचर में चली आती है, इम्प्रोबेबिलिटी। कहने की मतलब यह है कि अनरियल प्रेजेंट या अनरियल फ्यूचर के सिनेरियो को ये रिफर करने की कोशिश करता है। या यूं मैं कहूं कि प्रेजेंट में इमेजिनेशन, प्रेजेंट के पॉइंट पर इमेजिनेशन, प्रेजेंट के पॉइंट पर इमेजिनेशन, कि प्रेजेंट के पॉइंट पर ही कुछ इमेजिन किया जा रहा है, यहीं पे कुछ हो जाए, इमेजिनेशन। ये क्या होती है? इमेजिनेशन होती है। जैसे मैं एक सेंटेंस को लिखने की कोशिश करूं, यहां पर मैंने लिखा इफ आई वर अ मिलेनियर आई वुड बाय माई ड्रीम कार, ये लिखा मैंने। तो यहां पर आपको देखकर ये लग रहा होगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है। एक्चुअली में वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है ये पास्ट इंडेफिनिट को रिफर नहीं करती, ये रिफर करती है पास्ट सब्जेक्टिव मूड को। देखिए जो वर्ब होती हैं, मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, जो वर्ब होते हैं उनमें अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं। किसी वर्ब में टेंस हो सकता है जब वो टाइम को रिफर करे, उसमें स्टेट हो सकती है, ठीक है, जब वो एक्शन के खत्म होने को या उसके जारी रहने को या बार बार होने को, इस तरह के एस्पेक्ट को रिफर करे, इस तरह के फीचर को रिफर करे। वर्ब में टेंस हो सकती है, स्टेट हो सकती है, वर्ब में मूड हो सकता है। मूड जो है वो टेंस से अलग होते हैं। मूड बताते हैं स्पीकर की या राइटर की इंटेंशन को या एबिलिटी को। तो यहां पर हमने क्या लगा रखा है? पास्ट सब्जेक्टिव मूड लगा रखा है। और पास्ट सब्जेक्टिव मूड कुछ और नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही होती है। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते तो आई के साथ तो वाज लगा देते, हमने वर लगाया है, ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड को रिफर करती है। और पास्ट सब्जेक्टिव मूड लगाया जाता है जब हम प्रेजेंट के पॉइंट पर किसी चीज का होना या ना होना, किसी एक्शन का किया जाना या ना किया जाना इमेजिन करते हैं। इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या लगाते हैं? पास्ट सब्जेक्टिव मूड लगाते हैं। अब देखिए जो इमेजिनेशन होती है ये रियल तो होती नहीं है। भाई ये चीज आप मिलेनियर होने को इमेजिन कर रहे हैं, इसका मतलब आप मिलेनियर नहीं है। तो ये जो सिचुएशन होती है, जो कंडीशन यहाँ पर इमेजिन की गई है, ये इमेजिनेशन अनरियल होती है। रियलिटी तो कुछ और है। रियलिटी तो ये है कि वो मिलेनियर नहीं है या मैं मिलेनियर नहीं हूं, मैं मिलेनियर हो जाऊं या हूं इस समय, इस चीज को इमेजिन किया जा रहा है। तो यहां पर ये जो चीज इमेजिन की गई है ये एक अनरियल सिचुएशन है और प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन है, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा था अनरियल प्रेजेंट को रिफर करती है। अच्छा, चूंकि ये इमेजिनेशन है तो इस पर जो रिजल्ट डिपेंड करता है, इस कंडीशन पर, इस इमेजिन कंडीशन पर जो रिजल्ट डिपेंड करता है वो भी एक इमेजिनेशन है। और उसी इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमने क्या लगाया है? वुड लगाया है। वुड लगाया जाता है। वुड एक ऐसा मॉडल है जो इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए लगाया जा सकता है। ये हो गया आपका सेकंड कंडीशनल, इसको सेमी क्लोज कंडीशनल कहा जाता है। अच्छा, सेमी क्लोज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्लोज्ड है, ये ओपन हो सकता है। देखो अभी मैंने कहा, मैंने प्रेजेंट के पॉइंट पर मैंने एक सिचुएशन को इमेजिन किया,
तो अभी तो ये क्लोज है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है 1-2 साल बाद मैं मिलेनियर बन जाऊं, तो इसको इसलिए पार्शियली क्लोज कहा जाता है। जो तीसरा वाला वर्जन है हमारा, वो पूरी तरह से क्लोज, कंप्लीटली क्लोज कंडीशनल कहा जा सकता है। वो उसको आप समझ लेंगे तो इसकी सेमी क्लोज की कहानी भी आपको समझ में आ जाएगी। सेमी क्लोज इसको इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये प्रोबेबल नहीं है अभी प्रेजेंट के पॉइंट पर, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में लॉटरी वोटरी लग जाए तो प्रोबेबल हो जाए। इस टाइप की सिचुएशन है। जो तीसरे टाइप का कंडीशनल हमारा सी से लिख देता हूं मैं, उसको थर्ड कंडीशनल कह देते हैं ग्रामर, थर्ड कंडीशनल, या इसको कहते हैं क्लोज्ड कंडीशनल। और क्लोज्ड कंडीशनल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस चीज को इमेजिन किया जा रहा है वो चीज अब नहीं होनी है। वो इसलिए नहीं होनी है क्योंकि वो पहले हो गई या उसके विपरीत कुछ हो गया। ये एक्चुअली में अनरियल पास्ट सिनेरियो को रिफर करता है, अनरियल पास्ट सिनेरियो को रिफर करता है। अभी देखिए सेंटेंस से बात समझ में आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा, इफ शी हैड स्टडीड द एग्जाम शी वुड हैव, शी हैड स्टडीड हार्ड लिख देता हूं यहां पर, शी वुड हैव पास्ड द एग्जाम। देखो यहां पर क्या है, परफेक्ट स्टेट लगाई गई है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर इसलिए लगाई गई है क्योंकि हम पास्ट में कंप्लीशन दिखाना चाहते हैं। मतलब ये सिनेरियो पास्ट में कंप्लीट हो गया होगा? नहीं, इस सिनेरियो के पास्ट में कंप्लीट हो जाने को इमेजिन किया जा रहा है। अब जो सिचुएशन या जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो जाना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, वो तो पास्ट का सिनेरियो है। अब तो उसमें कोई चेंज आ नहीं सकता प्रेजेंट में, वो तो हो गया। भाई ये बात अगर इमेजिन की जा रही है, इफ कंजंक्शन का इस्तेमाल करके एक ऐसी कंडीशन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जो कंडीशन पास्ट में हो जानी चाहिए थी, यानी कि ये क्या है, पास्ट के किसी एक्शन का इमेजिनेशन है, किसी एक्शन का इमेजिनेशन है। तो अब तो इसमें कोई बदलाव आ नहीं सकता, ये तो पूरी तरह से बंद हो गया। इसीलिए इसको कहा जाता है क्लोज्ड कंडीशनल। देखो पास्ट में या पास्ट के किसी पॉइंट पर किसी एक्शन के होने या ना होने को इमेजिन करना, या किसी एक्शन के किए जाने को या ना किए जाने को इमेजिन करना, या किसी स्टेट के होने या ना होने को इमेजिन करना ही क्या है, क्लोज्ड कंडीशन है। वो एक ऐसी कंडीशन है जो पास्ट में एक्शन हो चुका, अब उसके बारे में कोई चेंजेस नहीं आ सकता। लेकिन आप ये सोचिए कि जब इसको इमेजिन किया जा रहा है, इफ सी हैड स्टडीड हार्ड को पास्ट में ये इमेजिन किया जा रहा है, तो इसका मतलब रियलिटी तो कुछ और रही होगी। पास्ट के अगर किसी पॉइंट पर आप हार्ड स्टडी कर लेते तो ये रिजल्ट आ जाता, लेकिन उन्होंने हार्ड स्टडी नहीं की होगी, रियलिटी तो इसके विपरीत होगी। क्या होगी रियलिटी ये होगी, वाकई में हुआ क्या होगा, शी ने हार्ड स्टडी नहीं की होगी, सी ने हार्ड स्टडी नहीं की होगी और फेल हो गई होगी। कर लेती तो ये रिजल्ट आ जाता। इस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम क्या लगाते हैं, क्लोज कंडीशनल लगाते हैं। ये एक अनरियल पास्ट को रिफर करती है। ये जो इमेजिनेशन है पास्ट के पॉइंट पर या पास्ट के किसी एक्शन से रिलेटेड, ये जो इमेजिनेशन है ये एक अनरियल सिचुएशन है, अनरियल पास्ट है। रियलिटी तो ये रही होगी कि उसने हार्ड स्टडी नहीं की होगी। तो पास्ट के किसी पॉइंट पर किसी एक्शन के कंप्लीशन को इमेजिन करना क्लोज कंडीशन में आ जाता है। अब जब चूंकि हमने यहाँ पर एक ऐसे एक्शन का कंप्लीशन दिखाया है जो कि पास्ट में हो जाना चाहिए था, तो हम यहाँ पर जो इमेजिनेशन लगाते हैं वुड हैव के साथ लगाते हैं। यहाँ पर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पास्ट में अगर इस एक्शन का कंप्लीशन हो जाता तो पास्ट में ये एग्जाम को पास करने वाला एक्शन भी कंप्लीशन में आ जाता। ये भी एक इमेजिनेशन ही है। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड लगाया इमेजिनेशन के लिए, और इमेजिनेशन एक ऐसे एक्शन की जिसको पास्ट में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ क्योंकि उसने ये किया ही नहीं होगा। इस तरह के कंडीशन को हम थर्ड कंडीशनल या क्लोज कंडीशन कह देते हैं। इसमें चेंजेस का, बदलाव का कोई स्कोप नहीं है। इसके अलावा ये जो तीन होते हैं बेसिक कंडीशनल होते हैं हमारे,
मोस्ट केसेस में ये मिलेंगे। इसके अलावा एक और कंडीशन का टाइप होता है, इसको आप डी टाइप कह सकते हैं, चौथा टाइप। ये जो पहला वाला कंडीशनल मैंने आपको बताया था ओपन और प्रोबेबल वाला, उसी का सब पार्ट इसको माना जा सकता है, उसी का हिस्सा भी इसको माना जा सकता है। एक्चुअली में यहाँ पर इस सिचुएशन में हम एक ऐसी कंडीशन को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका जो रिजल्ट होता है वो एक परमानेंट इफेक्ट के साथ होता है। वो परमानेंट इफेक्ट के साथ होता है, इसी वजह से उसको टाइम इंडिपेंडेंट कहा जा सकता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, इफ यू हीट वाटर इट टर्न्स इनटू वेपर। तो यहां पर जो कंडीशन लगाई गई है, इस कंडीशन का जो रिजल्ट है वो कोई इमेजिनेशन या प्रोबेबिलिटी नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर ये जो कंडीशन लगाई गई है आपकी कंडीशन है और ये इसका रिजल्ट है। यहां पर ये जो कंडीशन है इसका जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट कोई इमेजिनेशन या प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ये एक सर्टेन रिजल्ट है, ये एक सर्टेन रिजल्ट है। ऐसा होगा ही होगा, जब जब आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा ही होगा, लेकिन ऐसा होना डिपेंड करता है इस कंडीशन पर, इसीलिए इसको इफ कंजंक्शन से जोड़कर लिखा। और चूंकि ये जो ऐसी कंडीशन है जो कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये एक परमानेंट इफेक्ट के साथ है, ऐसा हमेशा होगा और होता आया होगा पहले भी और आज भी होता है और हमेशा होगा। ये एक परमानेंट इफेक्ट के साथ है और परमानेंट इफेक्ट के साथ जो एक्शन होते हैं, परमानेंट इफेक्ट के साथ जो एक्शन होते हैं वो टाइम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। वो ना प्रेजेंट के होते हैं, ना पास्ट के, ना फ्यूचर के, लेकिन उन्हें बनाया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो आप यहाँ ऐसे ना सोच लें कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाया गया है तो यहाँ पर टर्न की जगह विल टर्न कर दो या मे टर्न कर दो, नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो रिजल्ट है ये कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये एक सर्टेन रिजल्ट है। ये रिजल्ट आएगा ही आएगा जब जब ये किया जाएगा। तो कहने की बात यह है कि ये चार तरह की कंडीशन को जो है इफ कंजंक्शन जोड़ने की कोशिश करता है। इसके अलावा एक दो तरह की कंडीशन और है जिनको इफ कंजंक्शन जोड़ सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर ई टाइप का लिख देता हूँ, कोई सजेशन देने के लिए, अगर आप किसी को सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप कंडीशन लगाकर कर सकते हैं कि एक सजेशन तभी वैलिड होगा जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, इफ यू आर हंग्री यू शुड ईट माई फूड। अब देखिए यहां पर ना यू को सजेशन दिया जा रहा है, जो भी स्पीकर है या जो भी राइटर है सेंटेंस को लिखने वाला, वो यू को सजेशन दे रहा है, शुड लगाकर सजेशन दे रहा है ईट माई फूड का, कि मेरा फूड खा लेना। तो लेकिन ये जो सजेशन है, जो सजेशन यहाँ पर दिया जा रहा है, ये है तो एक सजेशन, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है, लेकिन इस सजेशन का होना डिपेंड करता है इस कंडीशन पर। तो ऐसे सजेशन जिनको एक कंडीशन की आवश्यकता होती है, उस कंडीशन को जोड़ने के लिए आप इफ कंजंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, किसी सजेशन, देखिए ये सजेशन तभी वैलिड है जब ये कंडीशन फुलफिल हो। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब ये सजेशन वैलिड नहीं है। तो कोई ऐसा सजेशन, किसी ऐसे सजेशन की कंडीशन जोड़ने के लिए कैसे लिखवाऊं इसको, समझ तो गए ही हो आप। एक्चुअली में ये लिखवाने वाली चीजें आती नहीं है मुझे ज्यादा, मैंने कभी किया नहीं है, मैं समझा देता हूं, बच्चे समझ जाते हैं और चलो आगे। किसी सजेशन से रिलेटेड कंडीशन को जोड़ने के लिए, कंडीशन को जोड़ने के लिए, ठीक है, इतना लिख लो। अब देखिए जो सजेशन दिया जा रहा है ये तभी वैलिड है जब वो कंडीशन फुलफिल हो। यहां पर इतना लिख लेना, ये कंडीशन, ये सजेशन तभी वैलिड है, तभी वैलिड है जब ये कंडीशन फुलफिल हो, जब ये कंडीशन मीट हो जाए या फुलफिल हो जाए। तो ऐसी कंडीशन को जोड़ने के लिए आप इफ कंजंक्शन का प्रयोग कर लेते हैं। एक यूसेज और मुझे समझ में आता है, वो है रिक्वेस्ट से रिलेटेड।
अगर आप किसी से कुछ मांग रहे हैं, किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई पोलाइट रिक्वेस्ट है, कोई ऑफर है, तो आप उससे रिलेटेड कंडीशंस को भी इफ कंजंक्शन से जोड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, इफ यू हैव टाइम कैन यू हेल्प मी। अब देखो ये जो यहां पर है ये एक रिक्वेस्ट है, यहां पर इसको और ज्यादा पोलाइट करने के लिए कुड भी लगाया जा सकता था, यानी कि ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है या रिक्वेस्ट है या कोई ऑफर। लेकिन ये जो रिक्वेस्ट है, जो चीज डिमांड की जा रही है, जो चीज या कुछ ऑफर भी कहा जा सकता था यहाँ पर, ये जो रिक्वेस्ट है ये तभी वैलिड है जब ये कंडीशन फुलफिल हो। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है और तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, अपना काम करो, मैं अपना देख लेगा। तो ये जो रिक्वेस्ट है तभी वैलिड है जब ये कंडीशन मीट हो, जब ये कंडीशन मीट हो। तो ऐसी कंडीशन को जोड़ने के लिए भी, जो कि पोलाइट रिक्वेस्ट, ऑफर या रिक्वेस्ट से रिलेटेड कंडीशन हो, ऐसी कंडीशंस को जोड़ने के लिए भी आप इफ कंजंक्शन से कंडीशन को जोड़ सकते हैं, इफ कंजंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ये इसके मुख्य यूसेज है। ठीक है, अब यहां पर वापस आते हैं जरा अपने सेंटेंस पर। सेंटेंस से काफी दूर निकल गए हम। इफ यू आर मॉडर्न यू शुड नॉट बी रिलीजियस। तो शुड लगाया जा रहा है, इसका मतलब एक सजेशन को एक्सप्रेस किया जा रहा है। यहाँ पर क्या है, सजेशन देने की कोशिश की जा रही है किसी को, किसको, यू को। तो यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन लगाई गई है जो कि सजेशन से रिलेटेड कंडीशन है। इफ कंजंक्शन का प्रयोग करके इफ कंजंक्शन लगाया हमने, और ये जो कंडीशन लगाई है ये एक सजेशन से रिलेटेड कंडीशन है। और क्या लिखा गया है कंडीशनल क्लोज में, यू को सब्जेक्ट बनाया गया है, प्रोनाउन आर लिखी गई है लिंकिंग वर्ब, उसके बाद मॉडर्न एडजेक्टिव को कॉम्प्लीमेंट बनाकर लिखा गया है यू से, और आर लिंकिंग वर्ब ने उसे लिंक कर दिया। उसके बाद हमारी कंडीशन खत्म हुई, मेन क्लोज स्टार्ट हो गई। मेन क्लोज में हम सजेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। यू को हमने फिर से सब्जेक्ट बनाया, शुड लगाया सजेशन देने के लिए, नोट को हमने एडवर्ब की तरह लगाया, बी हो गई मेन वर्ब, और मेन वर्ब हमारी लिंकिंग नेचर की है, लिंकिंग नेचर की है तो उसके बाद आ गया एक एडजेक्टिव जो कि कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट है किसका, यू का। बी लिंकिंग वर्ब ने उस कॉम्प्लीमेंट को लिंक कर दिया सजेशन देते हुए। उसके बाद कोमा लगाया गया, कोमा लगाकर लिखा गया एंड कंजंक्शन, और एक फ्रेज लिखी गई वाइसे वर्सा। जरा इस वाइसे वर्सा पर बात कर लेते हैं। वाइसे वर्सा का मीनिंग क्या है, इसका क्या फंक्शन होता है, इसको किस तरह से हम सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देखिए ये जो वाइसे वर्सा फ्रेज है, वाइसे वर्सा जो फ्रेज है ये एक लैटिन फ्रेज है, लैटिन वर्ड्स है, लैटिन फ्रेज ये लिखी हुई है आपके सामने, और इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है कन्वर्सली, या फिर ये इंडिकेट करती है कि जो रिवर्स ऑफ द सैड स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है। ये इंडिकेट करती है दैट द रिवर्स ऑफ द सैड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। देखो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल अगले वर्ड पर लिख देता हूं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा सी लाइक्स माई फ्रेंड, फिर मैंने कोमा लगाया, फिर मैंने एंड कंजंक्शन लिखा एक दूसरी कोऑर्डिनेट क्लोज को जोड़ने के लिए, और दूसरी क्लोज क्या है, माई फ्रेंड ऑल्सो लाइक्स हर। तो जो एंड कंजंक्शन से जो दूसरी क्लोज मैंने जोड़ के लिखी है, ये क्लोज इसका रिवर्स ही तो है, और कहा यह जा रहा है कि ये भी ट्रू है, ये भी पॉसिबल, ये भी जो है वैलिड स्टेटमेंट है, और जो इसका रिवर्स लिखा गया है वो रिवर्स भी ट्रू है। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, इसी तरह के मीनिंग में है। तो अब आप ये जो रिवर्स क्लोज लिखी गई है, रिवर्सिबल क्लोज लिखी गई है, माय फ्रेंड आल्सो लाइक्स हर, इसी क्लोज की जगह आप वाइस वर्सा को लगा सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं आप, सी लाइक्स माय फ्रेंड एंड वाइस वर्सा। तो वाइस वर्सा ने क्या किया, वाइस वर्सा ने एक तो आपका जो स्टेटमेंट था उसको कंसाइज कर दिया, उसको छोटा कर दिया, कम शब्दों में ही आपने अपनी बात को, अपने विचार को एक्सप्रेस कर दिया।
और दूसरी चीज जो एक बाई डायरेक्शनल एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप थी दोनों क्लोजेस के बीच में, उसको भी इसने दिखा दिया। ठीक है, मैं यहां पर लिखवा देता हूं वाइस वर्सा ने क्या किया, एक तो स्टेटमेंट को कॉन्साइज कर दिया। अगले वर्ड पर आ जाते हैं, वाइस वर्सा ने क्या किया, एक तो स्टेटमेंट को कंसाइज कर दिया, जो भी आपने स्पीच कही या लिखी उसको छोटा कर दिया, स्टेटमेंट को कंसाइज कर दिया, कम शब्दों में ही आपने अपने विचार को एक्सप्रेस कर दिया। और दूसरा ये कि इन दोनों क्लोजेस में जो बाई डायरेक्शनल रेसिप्रोकल रिलेशनशिप थी कि ये उसको लाइक करती है वो भी उसको लाइक करता है, ये जो रेसिप्रोकल म्यूचुअल रिलेशनशिप थी, ये जो बाई डायरेक्शनल रेसिप्रोकल रिलेशनशिप थी, इसको भी वाइस वर्सा ने भली भांति एक्सप्रेस कर दिया। तो मैं लिखवा देता हूं, एक बाई डायरेक्शनल, बाई मतलब जो दो डायरेक्शन में हो, दो ही डायरेक्शन में तो है, दो लोगों की बात तो की जा रही है, शी माई फ्रेंड को लाइक करती है और माई फ्रेंड शी को लाइक करता है, तो ये बाई डायरेक्शनल तो होगी, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। एक बाई डायरेक्शनल रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, RELATIONSHIP रिलेशनशिप को एक्सप्रेस कर दिया। ये इसके दो मेन फंक्शन हो गए। वापस आते हैं सेंटेंस में, तो सेंटेंस में क्या लिखने की कोशिश की जा रही है, इफ यू आर मॉडर्न यू शुड नॉट बी रिलीजियस एंड वाइस वर्सा। तो वाइस वर्सा का मतलब क्या होगा, इफ यू आर रिलीजियस यू शुड नॉट बी मॉडर्न। ठीक है, बिल्कुल इसका रिवर्स कर दो, कोमा लगाया गया और इस एडिशनल क्लोज, ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी इसको अलग कर दिया गया। फिर उसके बाद दूसरी क्लोज को लिखा गया, कांट स्पिरिचुअलिटी एंड मॉडर्निटी को एग्जिस्ट, कैन नॉट की ही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है कांट, कैन नॉट। ये एबिलिटी बताने के लिए, एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए लगाया गया है। स्पिरिचुअलिटी एंड मॉडर्निटी के को एग्जिस्टेंस की एबिलिटी बताई जा रही है। स्पिरिचुअलिटी एक नाउन हो गया और दूसरा मॉडर्निटी एक नाउन हो गया, जिसको एंड कंजंक्शन से, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़कर लिखा गया, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गई। कांट स्पिरिचुअलिटी एंड मॉडर्निटी को एग्जिस्ट मतलब टू एग्जिस्ट टुगेदर साइमल्टेनियसली। ठीक है, को एग्जिस्ट एक वर्ब है जो कि इंट्रांजिटिवली यूज हुई है, और एग्जिस्ट भी इंट्रांजिटिव है, को एग्जिस्ट भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए उसने ऑब्जेक्ट नहीं लिया, और इसका मतलब है टू एग्जिस्ट टुगेदर साइमल्टेनियसली। तो इस तरह से बाद में जो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी गई है, कांट स्पिरिचुअलिटी एंड मॉडर्निटी को एग्जिस्ट, ये एक इंटेरोगेशन है, क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, सही है। तो गलती ये थी, ये रहा आपके सामने सेंटेंस। 43 क्या लिखा हुआ है, वाई इज इट दैट दे कैन डेवलप ओनली अ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ एंड नॉट रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। इंटेरोगेशन का मार्क लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है। वाई जो है एक तरह का एडवर्ब है, इस एडवर्ब से सेंटेंस को शुरू किया गया है एक रीजन को पूछने के लिए, एक कॉज को पूछने के लिए, पर्पस को पूछने के लिए। वाई जो एडवर्ब है वो एडवर्ब ऑफ रीजन या एडवर्ब पर्पस, किसी भी इंफॉर्मेशन का, किसी भी एक्शन का करने या ना करने का, किसी स्टेट के होने या ना होने का रीजन, पर्पस या कॉज पूछने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, इससे स्टार्ट हो गया। उसके बाद लिखी गई है यहाँ पर एक वाई इज इट दैट, लिंकिंग वर्ब लगाया गया है, लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखा गया है बिल्कुल इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में। और फिर ये जो लिंकिंग वर्ब है इसका कॉम्प्लीमेंट का है, तो अगर लिंकिंग वर्ब लगाई गई है तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट है ये पूरी की पूरी क्लोज, और इस क्लोज को जोड़ा गया है डैट कंजंक्शन से। डैट कंजंक्शन लगाया जाता है किसी भी क्लोज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, डैट कंजंक्शन यहाँ पर लगा दिया, और डैट कंजंक्शन से लिखी गई है एक क्लोज, क्या है, दे कैन डेवलप ओनली ए सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, देखिए इंटेरोगेशन या इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर इतनी थी, बाद में ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज लिखी गई है डैट कंजंक्शन जोड़कर, ये तो कॉम्प्लीमेंट है, पूरी की पूरी क्लोज जो है यहाँ तक ये है, पूरी की पूरी क्लोज जो है एक कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट है किसका, इस इट का। इट ही तो सब्जेक्ट है, और लिंक क्या है, इसने इस लिंकिंग हमने इसको लिंक कर दिया। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है
ये है एक सबऑर्डिनेट क्लोज, ये मेन क्लोज का पार्ट है। सबऑर्डिनेट क्लोज को हम असर्टिवली ही लिखते हैं। सबऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज जो है सिंपल स्ट्रक्चर जो होती है असर्टिव को लिखने की, उसी वे में लिखी जाती है, असर्टिव स्ट्रक्चर में लिखी जाती है। ठीक है, डेट कंजंक्शन जोड़ दिया, अभी क्लोज स्टार्ट हो गई। पहला वर्ड है दे प्रोनाउन, जो कि निश्चित रूप से एक सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट यहाँ होगा नहीं। कैन डेवलप, कैन लगाया गया है एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। मोडाल, मोडाल जो है ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, इनके साथ मेन वर्ब लगानी अनिवार्य है। डेवलप लगा दिया यहाँ पर मेन वर्ब। अब ये जो मेन वर्ब है हमारी, ये ट्रांजिटिव नेचर की है, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, तो अपने बात क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी। कहाँ है इसका ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट है अ सर्टेन एस्पेक्ट। एस्पेक्ट हो गया अ पार्ट ऑफ समथिंग। एस्पेक्ट का मीनिंग होता है पार्ट ऑफ समथिंग। एक्चुअली में ये एब्स्ट्रैक्ट सेंस में होता है, किसी फिजिकल पार्ट को हम एस्पेक्ट नहीं कहते, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट सेंस में अगर कोई किसी का पार्ट हो रहा है तो उस एब्स्ट्रैक्ट पार्ट ऑफ समथिंग में लिख सकता हूँ। एस्पेक्ट का मतलब हो गया पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। और ये एब्स्ट्रैक्ट सेंस में होता है, फिजिकल सेंस में नहीं होता। असर्टेन, सर्टेन यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, जो इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए लगाया गया है। ओनली एक प्री डिटर्मिनर है, और ये जो प्री डिटर्मिनर है एम्फेसाइज करने के लिए लगाए जाते हैं कि केवल इसी चीज की बात हो रही है और किसी चीज की बात नहीं हो रही है। प्री डिटर्मिनर पूरी की पूरी नाउन फ्रेज से पहले आ गए। जो पूरी नाउन फ्रेज है अ सर्टेन एस्पेक्ट, इससे पहले लगाया गया प्री डिटर्मिनर। अब ये जो एस्पेक्ट है इसको फर्दर मॉडिफाई करने के लिए एक प्रीपोजिशन फ्रेज लगाई गई है, ये बताने के लिए कि हम किसके एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। और ये प्रीपोजिशन के बाद लिखा गया है इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि ये क्या होगा, एक नाउन फ्रेज होगी। नाउन फ्रेज में लाइफ है एक नाउन और देयर। देखिए ये जो देयर वर्ड है, या तो ये एडवर्ब हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। देयर वर्ड THERE या तो एडवर्ब हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। यहां पर हमें नाउन को मॉडिफाई करने के लिए या तो नाउन मॉडिफायर चाहिए था जो कि एडजेक्टिव हो सकता था, या फिर नाउन से पहले कोई डिटर्मिनर लगा सकते हैं, कोई पॉजेसिव डिटर्मिनर आ सकता है। एक्चुअली में यहाँ पर एडवर्ब और प्रोनाउन हम नहीं लगा सकते, यहाँ पर हमें चाहिए था पॉजेसिव डिटर्मिनर। और चूंकि हमारा सब्जेक्ट है दे, तो हमारा पॉजेसिव डिटर्मिनर होना चाहिए दियर। तो यहाँ पर सही यही एरर है, यहाँ पर यही गलती है, यहाँ पर हो जाना चाहिए था दियर लाइफ। और देखिए आगे जब पोटेंशियल के लिए पॉजेसिव डिटर्मिनर यूज किया तो क्या यूज किया, दियर यूज किया। एंड फिर एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आ गया, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ने क्या किया, दो वर्ब फ्रेजेस को जोड़ दिया। डेवलप को और रियलाइज को जोड़ने के लिए हमने एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को लगाया है। वो तो अफर्मेटिव में थी तो सही थी, यहाँ पर इसको हमने नेगेटिव किया है। नेगेटिव किया है हमने नोट एडवर्ब लगाकर, और नोट एडवर्ब को लगाया जाता है मेन वर्ब से पहले। मेन वर्ब से पहले नोट एडवर्ब आ गया। अब जो रियलाइज है ये भी एक ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इसके बाद भी ऑब्जेक्ट आना चाहिए। कहाँ लिखा है इसका ऑब्जेक्ट, दियर फुल पोटेंशियल। पोटेंशियल नाउन हो गया, फुल एडजेक्टिव हो गया, और दियर हो गया वो पॉजेसिव डिटर्मिनर, ये बताने के लिए कि हम किसकी पोटेंशियल की बात यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए पोटेंशियल जो वर्ड है वो नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी। मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ, शायद आपके कहीं पर काम आए। पोटेंशियल, पोटेंशियल जो वर्ड है वो नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी। जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब होता है द एबिलिटी टू, द एबिलिटी टू डू, द एबिलिटी टू डू समथिंग या अचीव समथिंग, अचीव समथिंग, या एबिलिटी टू सक्सीड, और टू सक्सीड। The ability to do, the ability to do something, the ability to achieve something, the ability to succeed in doing something। इस ability को potential कह सकते हैं आप जब ये noun होता है। potential adjective जब होता है तो इसका मतलब होता है ये refer करता है उस possibility को या possible को। potential जब adjective होता है तो इसका मतलब होता है possible, possible when necessary conditions are met। जब necessary conditions मीट हो जाए, फुलफिल हो जाए, तो उसकी वजह से अगर कोई कुछ होना या ना होना पॉसिबल हो, कोई सिनेरियो पॉसिबल हो, तो उसी को पोटेंशियल कह सकते हैं। पॉसिबल व्हेन नेसेसरी कंडीशंस
आर मेट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पोटेंशियल बेनिफिट्स, मतलब एक ऐसे बेनिफिट जो हमें मिल सकते हैं जब नेसेसरी कंडीशंस फुलफिल हो जाए। पोटेंशियल कस्टमर्स लिख सकता हूँ मैं, ऐसे कस्टमर जो हमारे हमारे हो सकते हैं, हमारे पॉसिबल कस्टमर्स है अगर उन्हें डील पसंद आ जाए तो। ठीक है, पोटेंशियल कस्टमर्स। इस तरह से मैंने जो है पोटेंशियल को एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलती थी, देयर नहीं होना था, दियर हो जाना था। ये रहा आपके सामने 43 सेंटेंस। 44 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? इफ। देखिए पहला ही वर्ड इफ आ गया, इसलिए मैंने इफ को आपको शुरू में ही इफ कंजंक्शन के सारे फंक्शन और मीनिंग बताने जरूरी समझे। इफ द सन एंड मून वर बैलेंस्ड विच मीन्स इफ हीट एंड कोल्ड आर इन इक्विलिब्रियम कोमा द पर्सन इज हेल्थी। ठीक है, सेंटेंस को उसी तरह से सिंटैक्टिक के लिए एनालाइज करेंगे और देखते जाएंगे कि कहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। इफ को लगाया गया है। इफ एक ऐसा कंजंक्शन है जो कंडीशन इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाता है और इफ के द्वारा एक कंडीशन को इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले इस कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं, और ये शुरू होता है द सन एंड मून से। देखिए द सन को देखते हुए और मून को देखते हुए आपको सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सन मून वीनस, ठीक है, सेलेस्टियल का मतलब जो अर्थ से बाहर की चीजें हों, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर की चीजें हों, उन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से पहले द आर्टिकल को लगाया जाना चाहिए या नहीं लगाया जाना चाहिए। तो सबसे पहले सवाल आपके दिमाग में यही आएगा इस सेंटेंस को करते हुए, इस क्वेश्चन को करते हुए, कि जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के बाहर के यूनिवर्स से रिलेट करते हैं, उनसे पहले द आर्टिकल का यूज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। करेंगे तो किस कंटेक्स्ट में करेंगे, किस कंटेक्स्ट में नहीं करेंगे, पहले इसी क्वेश्चन को एक्सप्लोर कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं आर्टिकल द बिफोर सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, बॉडीज मतलब ऑब्जेक्ट के नाउन। देखिए सेलेस्टियल का मतलब होता है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बियॉन्ड हो। ठीक है, रिलेटेड टू द आउटसाइड ऑफ अर्थ। ये आपकी अर्थ है और ये इतना एटमॉस्फेयर हो गया इसका, तो इससे बाहर की जो सारी चीजें हैं वो क्या हो गई, सेलेस्टियल हो गई। और अर्थ से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल या अर्थली। चलो अर्थ के बारे में पहले बता देता हूं मैं। अर्थ को अगर आप एक प्लेनेट की तरह रिफर करोगे, अर्थ को अगर आप एक प्लेनेट की तरह रिफर कर रहे हो, तो ये एक यूनिक प्लेनेट है और इसकी यूनिकनेस को दिखाने के लिए हमें लिखना चाहिए द अर्थ। और ऐसे और भी चीजें हैं यूनिवर्स में हमारे जो यूनिक है, जैसे कि मिल्की वे गैलेक्सी, यहीं पर लिख देता हूं, जैसे कि मिल्की वे गैलेक्सी एक ही गैलेक्सी है जिसको मिल्की वे कहा जाता है, इससे पहले दा लगा देंगे आप। यूनिवर्स तो एक ही है, यूनिक है, उसके लिए दा लगा देंगे आप। तो ऐसी चीजें जो कि यूनिक है, इनकी यूनिकनेस को रिफर करने के लिए हम द आर्टिकल को लगा देते हैं। अर्थ के बारे में मैं भी और बात करूंगा। एक्चुअली हमारा जो मेरे ख्याल से अगला सेंटेंस है 45, उसका पहला वर्ड अर्थ ही है और उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाया गया। तो अर्थ के बारे में अभी डिटेल से चर्चा होगी जब हम 45 सेंटेंस पे आएंगे। फिलहाल हम कर रहे हैं सेलेस्टियल बॉडीज की बात, और सेलेस्टियल बॉडीज में जो सबसे ज्यादा यूसेज आपको सेंटेंस में मिलेगा वो इन दो वर्ड्स का मिलेगा, एक तो सन का और एक मून का। अब देखिए जो सन है और या जो ये मून है, ये कॉमन नाउन है। यहाँ पर ऊपर लिखा देता हूं कॉमन नाउन है। मून का मतलब क्या है, कॉमन नाउन किन्हें कहते हैं, पहली बात तो ये समझे आप। कॉमन नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो कॉमनली सबके लिए यूज हो जाते हैं। आप रोहित को भी बॉय कह सकते हैं, आप राकेश को भी बॉय कह सकते हैं, आप राहुल को भी बॉय कह सकते हैं,
आप स्मृति को भी गर्ल कह सकते हैं, आप रश्मि को भी गर्ल कह सकते हैं, आप कटरीना को भी गर्ल कह सकते हैं। तो कहने का मतलब एक ऐसा नाउन जो सबके लिए यूज हो जाए उसको कॉमन नाउन कहते हैं। तो ये जो सन है और जो मून है ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में आने चाहिए। वो क्यों आने चाहिए, इनके मीनिंग से पता चलेगा। देखिए, मून का मतलब होता है नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अ प्लेनेट। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अ प्लेनेट, किसी भी प्लेनेट, ये कोई प्लेनेट है, इसके चारों तरफ अगर कोई भी नेचुरल सैटेलाइट घूम रहा है तो इसी को मून कंसीडर किया जा सकता है। अब हम कौन से वाले मून की बात कर रहे हैं, जो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। तो इसका मतलब है कि हम एक स्पेसिफिक सैटेलाइट को रिफर कर रहे हैं, हम एक स्पेसिफिक मून को रिफर कर रहे हैं, इसीलिए इससे पहले द आर्टिकल लगाया जाना चाहिए। किसी और गैलेक्सी में, किसी और आकाशगंगा में, यूनिवर्स के किसी और छोर पर कोई और सैटेलाइट हो सकता है जो किसी और प्लेनेट के चारों तरफ घूम रहा हो, तो उसको भी उस प्लेनेट के लिए मून कहा जाएगा। इस तरह से यूनिवर्स में बहुत सारे मून एग्जिस्टेंस में हैं। लेकिन हम कौन से वाले मून की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे वाले मून की जो हमारी अर्थ के चारों तरफ घूमता है। तो हम एक स्पेसिफिक मून को रिफर कर रहे हैं और उसको स्पेसिफिक करने के लिए हमने द आर्टिकल लगाया है। कोई साइंटिस्ट या कोई एस्ट्रोनॉमर ये कह सकता है एग्जाम्पल के तौर पर, वी डिस्कवर्ड अ मून। अगर कोई साइंटिस्ट या कोई एस्ट्रोनॉमर लिखता है वी डिस्कवर्ड ए मून, तो इसका मतलब वो किसी एक नए मून की डिस्कवरी की बात कर रहा है जो उसने यूनिवर्स में कहीं किसी दूसरे छोर पर डिस्कवर कर लिया है। तो चूंकि मून एक कॉमन नाउन है, सिंगल यूनिट की को कंसीडर किया जा रहा है, तो ए आर्टिकल उसके साथ सही है। उसी प्रकार से जो सन है ये भी कॉमन नाउन है, और सन का मतलब होता है वो सेंट्रल स्टार ऑफ ए सोलर सिस्टम। किसी सोलर सिस्टम में जो सेंटर में जो स्टार होता है उसके चारों तरफ जो बाकी के स्टार घूम रहे होते हैं उसी को सन कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सन रिफर करता है सेंटर, द स्टार एट द सेंटर इन अ सोलर सिस्टम। किसी भी सोलर सिस्टम में सेंटर पे जो स्टार होता है उसको सन कहा जा सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी और आकाशगंगा में, यूनिवर्स के किसी और छोर पर कोई और सोलर सिस्टम टाइप का कुछ अरेंजमेंट हो और वहां पर जो सेंटर में स्टार हो, जिसके सेंटर में जो स्टार हो उसके चारों तरफ जो प्लेनेट घूम रहे हो उसको सन कंसीडर किया जाएगा। लेकिन हम कौन से वाले सन की बात कर रहे हैं, जिसके चारों तरफ मदर अर्थ घूम रही है, हमारी धरती माँ घूम रही है। तो यहां पर हमने सन को क्या कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया, द सन। हम उस स्पेसिफिक वाले सन की बात कर रहे हैं, इसलिए सन और मून के साथ द आर्टिकल आना चाहिए, द सन लिखा जाना चाहिए, द मून लिखा जाना चाहिए। इसके अलावा जो बाकी के हमारे ग्रह हैं, चाहे वो मार्स हो, चाहे वो जुपिटर हो, चाहे वो वीनस हो, चाहे वो मरकरी हो, ये सारे के सारे ही प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मतलब हमने किसी एक प्लेनेट को एक प्रॉपर नेम दे रखा है। प्लेनेट के क्या है, प्लेनेट के प्रॉपर नेम है, प्लेनेट के प्रॉपर नेम है, अब जब ये प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन से पहले तो द आर्टिकल की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, आप अपने नाम के आगे द लगाते हो क्या, आप ऐसे लगाते हो क्या, आई एम द अभिषेक चौहान, नहीं लगाते हो, क्योंकि प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन के साथ द लगाया जाता है तो वो अलग कंटेक्स्ट हो जाता है। इनके ये प्रॉपर नाउन है, इनसे पहले द आर्टिकल नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये तो बात हो गई कि ये जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं इनसे पहले द आर्टिकल लगाया जाना चाहिए। सन से पहले द आर्टिकल लगाया जाना चाहिए था, तो मून से पहले भी लगाया जाना चाहिए था। लेकिन अब एंड कंजंक्शन जोड़ रहा है सन और मून को, तो क्या एक ही आर्टिकल को दोनों वर्ड के लिए कॉमन नहीं किया जा सकता? यहां से आपका दूसरा सवाल जनरेट होता है। यहाँ अब जब आपने ये जान लिया कि मून से पहले भी द आर्टिकल आना चाहिए था, सन से पहले भी आया है, तो अब आपके दिमाग में सवाल ये होना चाहिए कि ये फ्रेज सही है, द सन एंड मून, ये इसको लिखना चाहिए था द सन एंड द मून। मतलब हम एक ही आर्टिकल को दोनों नाउन के लिए कॉमन कर दें और एंड कंजंक्शन से दो नाउन को जोड़कर लिख दें। ये दो
या एंड कंजंक्शन से दो नाउन फ्रेजेस को जोड़ा जाए, और इन वाली स्ट्रक्चर में से कौन सी वाली स्ट्रक्चर सही मानी जाएगी, कौन सी वाली स्ट्रक्चर को सही माने। अगला सवाल जो है आपका दिमाग में ये आएगा, तो इसका आंसर भी मैं साथ ही साथ देते हुए चलता हूं। जरा मेरे ये दो सेंटेंस समझने की कोशिश करो। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा, द चेयरमैन एंड CEO of my company is a very generous person. अब देखो यहां पर मैंने क्या लगाया है, इज लगाया है। इज लगाया है मैंने, एक ऐसी वर्ब लगाई है जो कि एक सिंगुलर नाउन के साथ ही वैलिड है, सही है। और यहां पर मैंने ए आर्टिकल लगाया है। ए आर्टिकल लगाया है मैंने ये बताने के लिए कि एक ही पर्सन की बात हो रही है। इसका मतलब मैं जिसको चेयरमैन बोल रहा हूं, जिसको मैं CEO बोल रहा हूं, वो एक ही पर्सन है। एक ही पर्सन को रिफर करने के लिए मैंने दो नाउन को यूज किया है। वही एक ही पर्सन है, वही हमारा चेयरमैन है, वही हमारा CEO है। तो अगर दो नाउन एक ही यूनिट को, एक ही एंटिटी को रिफर कर रहे हो, तो द आर्टिकल को लगाया जाना चाहिए पूरी फ्रेज से पहले, शुरू में, पहले वाले नाउन से पहले लगा दिया। ये जो फर्स्ट वाला नाउन है उससे पहले द आर्टिकल आ जाएगा। क्या ये आप लिख लेंगे यहाँ पर, या मैं लिख के बताऊँ? मैं लिखता हूँ, उसी चीज को मैं बोलता हूँ, उसी चीज को मैं लिखता हूँ, तो ऐसे भी टाइम जाता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर दोनों नाउन किसी एक ही यूनिट को, एक ही एंटिटी को, या एक ही पर्सन को रिफर करें, तो द आर्टिकल लगाया जाना चाहिए पूरी नाउन फ्रेज से पहले। ये जो फर्स्ट वाला नाउन था, इससे पहले हमने द आर्टिकल लगा दिया। ठीक है, इतनी बात यहां पर लिख लेना, लिख लेना यार, मैं नहीं लिख रहा। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा, द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर वेरी ऑनरेबल पर्सन्स। अब देखो मैंने यहां पर आर लगाया है, मतलब मैं एक से ज्यादा पर्सन को रिफर कर रहा हूं, और यहां पर दो पर्सन को रिफर कर रहा हूं। यहां पर भी मैंने पर्सन नहीं, पर्सन्स लगाया है, प्लूरल नाउन लगाया है कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब मैंने जो नाउन फ्रेज यूज की है, इसमें ये जो दोनों नाउन है, ये अलग पर्सन को रिफर कर रहा है, ये अलग पर्सन को रिफर कर रहा है। और मीनिंग से भी आप पता चल ही रहा होगा, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो सकता भाई। जिसको आपने प्रेसिडेंट बना दिया उसी को वाइस प्रेसिडेंट थोड़ी बना सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट तो कोई और ही बनेगा। तो यहां पर अगर दो नाउन दो अलग अलग यूनिट को रिफर करें, दो अलग अलग एंटिटीज को, दो अलग अलग पर्सन को रिफर करें, और एंड कंजंक्शन से जोड़े जाएं, तो यहां पर आप फ्री हैं। यहां पर आप द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट भी लिख सकते हैं, और जो लिखा है ऊपर वो भी सही है। पहली सिचुएशन में आपने क्या किया, ये जो प्रेसिडेंट और ये जो वाइस प्रेसिडेंट है, इनको एंड कंजंक्शन से जोड़ दिया। द आर्टिकल दोनों के सामने आना था, दोनों से पहले आना था, चूंकि डेजिग्नेशंस है, तो द आर्टिकल को दोनों नाउन के लिए कॉमन कर दिया। अगर आप द आर्टिकल को दोनों नाउन के साथ अलग अलग लिखते हैं, तो आप दोनों की स्पेसिफिकनेस को एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं। आप द आर्टिकल को अगर वाइस प्रेसिडेंट के साथ भी लिख देते हैं, प्रेसिडेंट के साथ भी लिख देते हैं, कॉमन नहीं करते हैं, तो इसका मतलब आप प्रेसिडेंट की स्पेसिफिकनेस को भी और वाइस प्रेसिडेंट की स्पेसिफिकनेस को भी एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं। यहाँ पर दोनों ही फ्रेजेस वैलिड है, दोनों ही सही है, पहली वाली भी सही है, दूसरी वाली भी सही है। तो यहां पर इस तरह से लिख लेना, जब दो नाउन एंड कंजंक्शन से जोड़कर दो अलग अलग एंटिटीज को, दो अलग अलग नाउन को, या दो अलग अलग थिंग्स को या पर्सन्स को रिफर करें, तो आप दोनों ही स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। द को कॉमन मान सकते हैं शुरू में लिखकर दोनों ही वर्ड के लिए, और दोनों ही वर्ड के साथ द आर्टिकल को इंडिविजुअली भी लिखा जा सकता है, स्पेसिफिकनेस को एम्फेसाइज करने के लिए। इतनी बात लिख लेना अपने शब्दों में, ठीक है? अपने शब्दों में चीजें लिख लिया करो, पढ़ना तो तुम्हें ही है, समझना तुम्हें ही है।
इस प्रकार से इस दूसरे वाले एग्जाम्पल का यूज करके मैं लिख सकता हूं द सन एंड द मून आर सेलेस्टियल बॉडीज। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द मून, द सन, हमने दोनों की स्पेसिफिकनेस को एम्फेसाइज करने के लिए अलग अलग आर्टिकल लगा दिए। अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं द सन एंड मून। हमने देखा कि ये जो द आर्टिकल है वो तो कॉमन है, तो जो कॉमन होता है उसको पहले लिख देते हैं, बिल्कुल इस तरह से जैसे मैथ में आप करते हो। ये प्लस यानी कि एंड कंजंक्शन से जोड़ के ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया, और ए को कॉमन कर दिया। तो जो कॉमन होता है उसको शुरू में लिख दिया जाता है। द सन एंड मून सेट, राइज एंड सेट लिख देता हूं, राइज एंड सेट। एक प्लूरल यूनिट हो गई, इसीलिए मैंने राइज लगाया, राइजेज नहीं लगाया। तो वापस आते हैं जरा अपने क्वेश्चन पर। क्या लिखा हुआ है? द सन एंड मून। तो ये भी सही है जो लिखा हुआ है, दो अलग अलग यूनिट है। अगर नाउन दो अलग अलग यूनिट को, दो अलग अलग एंटिटीज को, दो अलग अलग थिंग्स को रिफर कर रहे हैं, तो आप इस फ्रेज को भी लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते थे, दोनों ही वैलिड है। बस यहां पर आप इनकी यूनिकनेस को एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं, यूनिकनेस कर रहा हूं, स्पेसिफिकनेस को एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं। एक्चुअली में गलती यहां नहीं है, गलती है यहां। यहां आपने वर लगा रखा है। वर का मतलब है पास्ट सब्जेक्टिव मोड, और पास्ट सब्जेक्टिव मोड तब लगाया जाता है जब आप इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, जो आपकी कंडीशन है वो इमेजिन कंडीशन हो। एक्चुअली में ये एक इमेजिन कंडीशन नहीं है, ये एक फैक्ट है, और इस बात का पता चलता है आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ने से। देखिए आगे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी गई है इसी क्लोज के लिए। अभी मैं बताऊंगा इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को कैसे लिखा जाता है, क्या इसका सिंटेक्स में रोल है, किस तरह से सिंटेक्स में स्ट्रक्चर में जोड़ी जाती है, किस तरह के कंजंक्शन को लगाकर। लेकिन अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर आर लगाया गया है। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन, एक ऐसी कंडीशन है जिसको एक परमानेंट इफेक्ट के साथ टाइम इंडिपेंडेंट बनाकर कहा जा रहा है। और यहाँ पर देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, अगर ये वाकई में इमेजिनेशन होती तो यहाँ पर इज नहीं वुड लगा होता। और अगर हम यहाँ पर वर को सही मान लें और यहाँ पर इज को वुड करने की कोशिश करें, तब हम इस बीच वाली इन्फॉर्मेशन का क्या करेंगे? ये तो तब भी एक एरर ही रहेगी। तो अब इसको एक परमानेंट इफेक्ट की मानना पड़ेगा, और इसको पर्सन इज हेल्थी को सही मानना पड़ेगा, और ये एक ऐसी कंडीशन लगी हुई है जो परमानेंट इफेक्ट के साथ है। तो यहाँ पर वर नहीं आर हो जाना चाहिए, ठीक है। पास्ट सब्जेक्टिव मोड नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको लिख दो परमानेंट इफेक्ट के साथ। तो इफ द सन एंड मून आर बैलेंस्ड, यहाँ पर आर बैलेंस, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई जो कि एडजेक्टिव हो सकती है, पास्ट पार्टिसिपल। आर हो गई यहाँ पर हमारी लिंकिंग वर्ब। उसके बाद कोमा लगाया गया विच मीन्स। अब देखिए जो विच मीन्स है ये अपने आप में एक क्लोज है। विच हो रहा है यहाँ पर सब्जेक्ट, और मीन्स है एक वर्ब, और वर्ब है ट्रांजिटिव नेचर की, और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट भी लिखा है। यही तो लिखा है इफ हीट एंड कोल्ड आर इन इक्विलिब्रियम, ये मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट ही हो रहा है। तो विच अगर सब्जेक्ट हो रहा है और कंजंक्शन का काम भी कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। अब अगर वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है तो वो एंटीसीडेंट कहाँ है? जिस एंटीसीडेंट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन लिखे जाते हैं, पढ़ा है ना हमने, रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले लिखे जाने वाले एंटीसीडेंट के मीनिंग को रिलेट करने के लिए सबऑर्डिनेट क्लोज में लगाए जाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करने के लिए लगाए जाते हैं एंटीसीडेंट को रिलेटिव क्लोज में, सबऑर्डिनेट क्लोज में। कहाँ है वो एंटीसीडेंट? यहां से मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन का एक और फंक्शन इंट्रोड्यूस कराता हूं, और स्पेसिफिकली विच का। देखो मोस्ट यूजुअल केसेस में आपको रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर कोई भी वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन हो रहा है तो उससे पहले एक एंटीसीडेंट लिखा हुआ मिलेगा, और ये एंटीसीडेंट निश्चित रूप से कोई नाउन या प्रोनाउन ही होगा, और रिलेटिव प्रोनाउन इस एंटीसीडेंट को रिलेट कर रहा होगा इस सबऑर्डिनेट क्लोज में, इस सबऑर्डिनेट क्लोज में। और रिलेटिव प्रोनाउन इस सबऑर्डिनेट क्लोज का खुद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी हो रहा होगा, यही तो होता है। और ये रिलेटिव प्रोनाउन चूंकि इस नॉन प्रोनाउन के बारे में लिखी गई है तो इसलिए इसको एडजेक्टिव क्लोज भी कहा जा सकता है, क्योंकि नॉन प्रोनाउन के बारे में मॉडिफाई करने के लिए आई है। लेकिन विच के साथ एक ऐसी सिचुएशन भी है कि जब हम इस पूरी की पूरी क्लोज को
ये जो एंटीसीडेंट, यहाँ पर एक एंटीसीडेंट ना होकर पूरी की पूरी क्लोज को ही एंटीसीडेंट कंसीडर किया जा सकता है। एग्जाम्पल से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा सी मिस्ड द वेडिंग सेरेमनी। कोमा लगाया मैंने, कोमा पर ध्यान देना। सी मिस्ड द वेडिंग सेरेमनी विच सरप्राइज्ड एवरीवन, विच सरप्राइज्ड एवरीवन। तो यहां पर ये जो विच है प्रोनाउन तो है ही, पहले इसको प्रोनाउन ही कंसीडर कर लो। प्रोनाउन है क्योंकि सब्जेक्ट हो रहा है किसके लिए, सरप्राइज के लिए। सरप्राइज ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन विच लगाया गया है इस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। विच यहाँ पर वेडिंग सेरेमनी के लिए नहीं लगाया गया। वेडिंग सेरेमनी ने एवरीवन को सरप्राइज नहीं किया, यहाँ पर सरप्राइज किया है इस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ने। इस पूरी इंफॉर्मेशन में, इस पूरी क्लोज में जो एक्टिविटी हुई या नहीं हुई, इस पूरी की पूरी क्लोज ने सरप्राइज किया। तो यहाँ पर ये जो विच है इसका जो एंटीसीडेंट है वो एंटायर क्लोज है। ये एंटायर क्लोज ही विच का एंटीसीडेंट है, और इसीलिए मैंने यहाँ पर कोमा लगा के अलग किया। अगर मैं कोमा ना लगाता तो फिर विच वेडिंग सेरेमनी नाउन एंटीसीडेंट के लिए आ जाता, वेडिंग सेरेमनी को एंटीसीडेंट मान लिया जाता विच के लिए। यहाँ पर इसलिए मैंने कोमा लगा के इसको अलग किया क्योंकि विच जो है एंटायर क्लोज को एक एंटीसीडेंट के रूप में यहाँ पर ले रहा है, और चूंकि एंटायर क्लोज को एंटीसीडेंट के रूप में ले रहा है तो इसको अब रिलेटिव प्रोनाउन कंसीडर करना सही होगा। कंजंक्शन का काम कर गया, सब्जेक्ट हो गया सरप्राइज ट्रांजिटिव वर्ब के लिए, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है। एक और एग्जांपल देख लो ऐसे ही, अगर गड़बड़ लग रही हो। मैंने लिखा सी पास्ड द एग्जाम, कोमा लगाया, विच वाज अनएक्सपेक्टेड। तो ये जो विच है जिसको अनएक्सपेक्टेड कहा जा रहा है, एक्चुअली में सब्जेक्ट है, रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजंक्शन के काम में भी है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो ये अनएक्सपेक्टेड किसको कहा जा रहा है, विच को। क्या विच एग्जाम के लिए लगाया गया है? क्या एग्जाम अनएक्सपेक्टेड था? नहीं, एग्जाम अनएक्सपेक्टेड नहीं था, वो तो शेड्यूल्ड था। अनएक्सपेक्टेड था उसका एग्जाम पास करना। तो यहाँ पर ये जो विच है इसका एंटीसीडेंट है ये पूरी एंटायर क्लोज। तो इसी तरह से आपके सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर लगाई गई है। मैं इसको इरेज करके दोबारा लिखने की कोशिश करता हूं। ये जो विच है ये कोमा लगाकर इसको अलग किया गया, और विच इस पूरी की पूरी क्लोज को ही एक एंटीसीडेंट के रूप में ले रहा है। अच्छा, विच जब इस तरह से पूरी की पूरी एंटायर क्लोज को एंटीसीडेंट की तरह ले तो वो एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और वो सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का काम करेगा इस वाली मेन या सबऑर्डिनेट क्लोज में। और वो इस क्लोज पर, ये जो पहली क्लोज है, जो पहले एंटायर क्लोज जिसको एंटीसीडेंट कंसीडर कर रहे हैं, इस पर कोई कमेंट देने के लिए या किसी कमेंट को बताने के लिए कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके बारे में बताने के लिए लिखा जाएगा। तो यहाँ पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ही दी जा रही है, इसीलिए उसको कोमा से अलग भी किया गया है। ठीक है, विच मीन्स इफ हीट एंड कोल्ड आर इन इक्विलिब्रियम। फिर ठीक है, मीन्स यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, विच इसका सब्जेक्ट हो गया, और ट्रांजिटिव वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑब्जेक्ट जो है वो भी एक कंडीशन ही है। इफ कंजंक्शन लगाया गया, हीट एंड कोल्ड दो अलग अलग नाउन हो गए, दो नाउन को जो है जोड़ा जा रहा है एंड कंजंक्शन से, दो अलग अलग नाउन हो गए तो आर लिंकिंग वर्ब सही है। इन इक्विलिब्रियम प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज ही यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट बन रही है। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाले कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। इतनी स्ट्रक्चर हो गई यहाँ पर। इस एडिशनल क्लोज को यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन को बंद किया गया कोमा लगाकर। फिर उसके बाद लिखा है द पर्सन इज हेल्थी। वो जो इस कंडीशन पर या इस कंडीशन पर, स्पेसिफिकली इस कंडीशन पर, ये तो इसका एडिशनल पार्ट है विच मीन से लिखी गई है, उस पर डिपेंड करता है। ये वो इन्फॉर्मेशन है, वो रिजल्ट है जो इस कंडीशन पर डिपेंड करती है। परमानेंट इफेक्ट की है, इसलिए लिखा गया द पर्सन इज हेल्थी। लिंकिंग वर्ब लगाकर हेल्थी एक एडजेक्टिव को जोड़ दिया गया। ये हो गया आपका 44 सेंटेंस। 45 पर चल लेते हैं। ये 45 है। अर्थ कैन बी, देखिए शुरू में पहला वर्ड ही अर्थ लिखा हुआ है। अर्थ कैन बी कंसिडर्ड ए केज और प्रिजन बिकॉज आवर चॉइसेस आर लिमिटेड टू आवर अवेलेबल अवेयरनेस एंड रिस्ट्रिक्टेड।
ठीक है, गलती बाद में देखेंगे, पहले इसको एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अर्थ की बात कर लेते हैं। अर्थ से पहले भी मैं थोड़ी देर पहले पिछले सेंटेंस में बताया था कि अर्थ से पहले द आर्टिकल को लगाया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो लगा नहीं है, तो क्या यहाँ पर गलती है? एक्चुअली में अर्थ को अगर हम ध्यान से देखें कि द आर्टिकल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो कुछ कंटेक्स्ट में उसके साथ द आर्टिकल नहीं भी आता है। वो कंटेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ। अर्थ जब किसी प्लेनेट को रिफर करे, जब किसी प्लेनेट को, एक्चुअली में अर्थ एक प्लेनेट ही है, तो जब अर्थ इस कंटेक्स्ट में यूज हो कि वो एक प्लेनेट को रिफर कर रही है, तो उसके साथ द आर्टिकल लगाया जाना चाहिए, क्योंकि वो एक यूनिक प्लेनेट है। यह अर्थ साइंटिफिक या एस्ट्रोनॉमिकल कंटेक्स्ट में अगर यूज हो तो उसके साथ द आर्टिकल आना चाहिए। इसी में लिख देता हूं, और एस्ट्रोनॉमिकल या साइंटिफिक कंटेक्स्ट में यूज हो, मतलब कोई ऐसा सेंटेंस लिखा है जो कि कोई एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन दे रहा है या एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन को निगेट कर रहा है, या किसी साइंटिफिक कंटेक्स्ट में किसी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को देने वाला कोई सेंटेंस लिखा है, वहां पर अर्थ को अगर यूज किया जा रहा है तो अर्थ को प्लेनेट की तरह यूज किया जा रहा है, प्लेनेट की तरह यूज किया जा रहा है, तो द आर्टिकल आना चाहिए दोनों ही यूसेज में। एक तो ये हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख सकता हूं, द अर्थ revolves around the sun। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो यहाँ पर, जब आप अर्थ को इस कंटेक्स्ट में यूज करोगे तो आप लिखा करो द अर्थ, ये तो बात सही है, लेकिन इस ई को कैपिटल रखा करो, कैपिटलाइज किया जाता है उन चीजों को जो यूनिक होती है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इसलिए मैंने ई को, जबकि वो अर्थ क्या है, दूसरा, इस स्टेटमेंट का दूसरा शब्द है, फिर भी मैंने अर्थ के ई को क्या बनाया, कैपिटल बनाया। तो ये चीज भी जरा ध्यान रखना। और यहाँ पर देखिए सन का एस भी मैंने कैपिटल बनाया। फिर दूसरा इसका जो कंटेक्स्ट आ जाता है वो ये कि अर्थ के द्वारा हम सोइल या ग्राउंड सरफेस को भी रिफर कर देते हैं, सोइल या ग्राउंड सरफेस को रिफर कर देते हैं, ग्राउंड सरफेस को रिफर कर सकते हैं, कर देते हैं। इस सिचुएशन में जो अर्थ होती है वो एक कॉमन नाउन की तरह ट्रीट होती है। भाई यहाँ अफ्रीका की अर्थ कुछ और है, इंडिया की अर्थ कुछ और है, इंडिया की सोइल या ग्राउंड कुछ और है, कम या ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है, अफ्रीका की ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है। इस टाइप से हम अर्थ को एक सोइल या ग्राउंड सरफेस को रिफर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस सिचुएशन में द आर्टिकल को तब लगाया जा सकता है अर्थ के साथ जब हम स्पेसिफिक करने की कोशिश कर रहे हो, और ई को आप स्मॉल बना सकते हैं। लेकिन अगर अर्थ पहला ही वर्ड हो स्टेटमेंट का तो वो कैपिटल भी आ सकते हैं। अगर स्टेटमेंट का, सेंटेंस का पहला ही वर्ड अर्थ है और इस कंटेक्स्ट में, इस मीनिंग में यूज हो रहा है, तो वो कैपिटल भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर हम अर्थ को सिंगुलर नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, तो हम स्मॉल लेटर भी लिख सकते हैं। और द आर्टिकल को तब लिखोगे जब आप स्पेसिफिकनेस को स्पेसिफिकेशन करोगे, स्पेसिफिक अर्थ को रिफर करोगे, ठीक है। और बिना द आर्टिकल के भी लिख सकते हो। ये लिखाने की जरूरत है क्या? इतना यार कैसे लिखाऊंगा मैं, इतना बोलता हूं मैं, मेरी बातों को ध्यान से सुना करो। द आर्टिकल तब जब स्पेसिफिक कर रहे हो, तब जब स्पेसिफिक कर रहे हो, ठीक है। तीसरे यूसेज पर आते हैं इसके। देखिए, अर्थ को जब पोएटिक सेंस में रिफर किया जाए, पोएटिक सेंस में रिफर किया जा रहा हो या पर्सोनिफाई किया जा रहा हो, पर्सोनिफाई का मतलब अर्थ के अंदर ऐसा एट्रीब्यूट दिखाना जो कि पर्सन के अंदर होता है। पोएटिक सेंस में यूज किया जा रहा हो या पर्सोनिफाई कर रहे हो, तो कोई आर्टिकल नहीं, ऐसे लिख के ऐसे काट देना। आप सीधे क्या लिखोगे, अर्थ लिखोगे, और ई को यहां पर क्या बनाओगे, कैपिटल ही बनाओगे, कैपिटलाइज करोगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं, इन आवर कल्चर अर्थ इज डिपिक्टेड
एज अ मदर गोडस। गोडस मतलब देवी। ठीक है, तो अर्थ को मैंने क्या बनाया, द आर्टिकल के बिना लिखा और ई को कैपिटल बनाया। अच्छा, इसी वाले फंक्शन में, इसी वाले कंटेक्स्ट में, इसी वाले यूसेज में जो है अर्थ आपके वाले सेंटेंस में 45 नंबर में यूज की गई है। क्या लिखा गया है, सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करोगे। अर्थ कैन बी कंसीडर्ड अ केज और प्रिजन बिकॉज आवर चॉइसेस आर लिमिटेड। तो एक केज या एक प्रिजन इसको कंसीडर किया जा सकता है। थोड़ा सा पोएटिक सेंस है, ठीक है, पोएटिक एक इसको आर्टिस्टिक टच दिया गया है, पोएटिक सेंस दिया गया है, इसीलिए अर्थ को कैपिटल बनाया गया है और द आर्टिकल के बिना ही लिखा गया है, और ये सही है। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, नाउन था। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पर स्कोप नहीं। एंड कैन को यहाँ पर लगाया गया है एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। बी कंसीडर्ड, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक पैसिव स्ट्रक्चर को यहाँ पर जनरेट किया गया है। और पैसिव स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि कंसीडर अर्थ को किया जाएगा किसी और के द्वारा। एक्शन डन बाय समबडी एल्स का मीनिंग यहाँ पर आ रहा है, एक्शन डन बाय समबडी एल्स का रेफरेंस आ रहा है, तो हमने पैसिव स्ट्रक्चर को यूज कर लिया। अच्छा, फिर ये क्या लिखा है, अकेज और प्रिजन, ये एक नाउन फ्रेज लिखी है और कंजंक्शन से जोड़ के, और एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो कि ऑल्टरनेट ऑप्शंस को जोड़ने के लिए लगाया जाता है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस तीनों को जोड़ देता है। तो केज और प्रिजन को जोड़ा गया, चूंकि ये भी एक सिंगुलर यूनिट थी, ये भी एक सिंगुलर एंटिटी थी, तो एक ही आर्टिकल लगाया गया ए, जो कि दोनों के लिए कॉमन हो गया, अ केज और अ प्रिजन। ए को फिर कॉमन ले लिया, केज और प्रिजन, और कंजंक्शन से दोनों को जोड़ दिया। अच्छा, ये एक नाउन फ्रेज है। अब जरा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो जो कंसीडर वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। भाई ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, तभी तो उसका पैसिव स्ट्रक्चर बन पाया। केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव स्ट्रक्चर संभव है। पैसिव फॉर्म में वही वर्ब आ पाती है जिनके बाद ऑब्जेक्ट लिखा होता है, क्योंकि उसी ऑब्जेक्ट को तो हम सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव में। तो अगर इसको पैसिव में लिखा गया है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में आके सब्जेक्ट बन गया होगा। तो फिर ये नाउन फ्रेज कैसे लिखी है, इस नाउन फ्रेज को जोड़ने के लिए कोई प्रीपोजिशन क्यों नहीं है। एक्चुअली में ये जो कंसीडर है ये एक ऐसी वर्ब है जो कि डाइट्रांजिटिव तो नहीं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ले लेती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ले लेती है। जैसे मैं कहूं वी कंसीडर अर्थ, वी की जगह लिख देता हूं प्यूपिल। प्यूपिल कंसीडर अर्थ अ केज और प्रिजन, ये लिखा मैंने, इतना ही लिख दिया सेंटेंस। तो ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। कंसीडर है एक ऐसी वर्ब जो कि ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव के बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा। और ये जो नाउन फ्रेज यहाँ पर लिखी हुई है अकेज और प्रिजन, ये जो नाउन फ्रेज यहाँ पर लिखी हुई है ये हो रही है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसका, इस अर्थ का। अर्थ के बारे में तो एक इंफॉर्मेशन लिखी है, तो जब हमने पैसिव बनाया तो इतनी स्ट्रक्चर का बनाया, अर्थ इज कंसीडर्ड बाई प्यूपिल हटा दिया क्योंकि सभी को रिफर कर रहा है, अकेज और प्रिजन। यही स्ट्रक्चर आपके सामने सेंटेंस पे लिखी हुई है 45 पे। ठीक है, तो ये एक ऐसी वर्ब थी जो कि अपने बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ले लेती है, और वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिखा है, इसलिए यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन लगाकर नाउन फ्रेज को जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर लिखा गया बिकॉज, जो कि एक ऐसा कंजंक्शन है जो कि एक ऐसी क्लोज को जोड़ता है जो रीजन हो या कोज हो, मेन क्लोज में लिखी हुई इंफॉर्मेशन का। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जोड़ दिया। आवर चॉइसेस आर लिमिटेड, आवर चॉइसेस हो गया नाउन और आवर हो गया डिटर्मिनर। नाउन फ्रेज सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल की जा रही है। आर लिमिटेड, आर यहाँ पर लिंकिंग वर्ब लग गई, ये पैसिव नहीं है, पैसिव स्ट्रक्चर नहीं है। आर लिमिटेड, लिमिटेड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, क्योंकि यहाँ पर चॉइसेस को लिमिट नहीं किया गया है किसी के द्वारा, वो सीमित है, वो अब किसी वजह से सीमित है, ये कहा जा रहा है। लिंकिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
एडजेक्टिव। आप इस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को पैसिव स्ट्रक्चर कंसीडर ना करें। इस कॉन्सेप्ट पर मैं काफी जो है चर्चा कर चुका हूँ, बात कर चुका हूँ। वर्ब चैप्टर के वर्ब प्लेलिस्ट के सारे लेक्चर आपको देखने ही है, वहां से आपको ये मिल जाएगा। और इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लिंक मिलेगा कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को कब हमें पैसिव स्ट्रक्चर कंसीडर करना चाहिए, कब हमें लिंकिंग वर्ब के बाद आया हुआ एडजेक्टिव। अगर एक्शन डन बाय समबडी एल्स हो, एक्शन किसी के द्वारा किया गया हो, तो उसको पैसिव स्ट्रक्चर करना ज्यादा मीनिंगफुल रहता है। और अगर ऐसा है कि कोई स्टेट बताई जा रही है, कोई अवस्था बताई जा रही है, कोई एक्शन किसी के द्वारा नहीं किया गया, तो उसको लिंकिंग वर्ब और एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल कंसीडर करके चलते हैं। इस कॉन्सेप्ट पर हम काफी जो है चर्चा कर चुके हैं पिछले वाले जो है लेक्चर्स में। आवर चॉइसेस आर लिमिटेड टू आवर अवेलेबल अवेयरनेस। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन आ गया और प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट आवर अवेलेबल अवेयरनेस। एक्चुअली में ये जो टू प्रीपोजिशन है इसके दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों ऑब्जेक्ट को एंड कंजंक्शन से जोड़ के लिखा गया है। पहला है आवर अवेलेबल रिसोर्स अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस हो गया नाउन और उससे पहले लिखा हुआ है अवेलेबल एडजेक्टिव और आवर हो गया डिटर्मिनर उस अवेयरनेस के लिए। अब ये एंड कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन, और हमें चाहिए थे टू प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट थे, दोनों ऑब्जेक्ट को हम एंड कंजंक्शन से जोड़ रहे थे, तो जो पहली नाउन फ्रेज है तो दूसरा भी नाउन होना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड तो आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो एक एडजेक्टिव हो जाएगी, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगी, तो हमें यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड नहीं रेस्ट्रिक्शन लिखना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्शन भी लिख सकते हो, रेस्ट्रिक्शंस भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर नाउन वर्ड, यहाँ पर एक नाउन लिखा जाएगा क्योंकि हम एंड कंजंक्शन से जोड़ के लिख रहे हैं टू प्रीपोजिशन के दो ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका 45। तो यहीं पर इसमें तीसरे पार्ट में गलती बताएंगे आप। 46 पर चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? इफ अ गुरु इज अ काइंड ऑफ हायर टीचर। देखिए इसीलिए मैंने इफ कंजंक्शन को शुरू में बताया था, 3 सेंटेंस, 5 में से 3 सेंटेंस जो है इफ कंजंक्शन पर है। If a guru is a kind of higher teacher, none of his roles hits the mark of what is intended. ठीक है, इफ कंजंक्शन का इस्तेमाल किया गया है एक कंडीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और यहाँ पर भी एक ऐसी कंडीशन को लगाया जा रहा है जो कि परमानेंट इफेक्ट के साथ बताई जा रही है, इसीलिए यहाँ पर हिज रोल हिट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यहाँ पर भी इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि हमेशा के लिए ही वैलिड है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ये तो है ही है, पहले भी था, आज भी है, अभी भी है। चौथे टाइप का जो कंडीशनल मैंने बताया था उसी टाइप का ये है। इफ कंजंक्शन लगा दिया, अब गुरु यहाँ पर एक नाउन फ्रेज होगी जो सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हो गई, लिंकिंग वर्ब के बाद आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट बन गया हमारा अ काइंड, एक नाउन फ्रेज, अ काइंड ऑफ समथिंग मतलब अ टाइप ऑफ समथिंग, किसी की कैटेगरी को, किसी की टाइप को बताने की कोशिश की जा रही है। काइंड लग गया नाउन और ए लग गया आर्टिकल, ए काइंड की बात हो रही है इसलिए सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा। ऑफ लग गया प्रीपोजिशन, ये बताने के लिए कि किसके काइंड, किसकी कैटेगरी, किसके टाइप की बात की जा रही है। ऑफ प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। टीचर नाउन हो गया, हायर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल लगाई गई है इस टीचर को, इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो नाउन को मॉडिफाई करती है वो क्या होती है? पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव, ठीक है। इफ ए गुरु इज अ काइंड ऑफ हायर टीचर, यहाँ पर आपकी कंडीशन खत्म हो गई। उसके बाद लिखा है उस कंडीशन पर डिपेंडेंट रिजल्ट, क्या लिखा है? नन। नन के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो नन एक तरह का प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन भी इंडेफिनिट नेचर का है, NONE। नन रिफर करता है नॉट वन को या फिर नॉट एनी को। अब ये जो नॉन प्रोनाउन है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं प्रोनाउन है, ये जो नॉन प्रोनाउन है ये सिंगुलर भी कंसीडर किया जा सकता है और प्लूरल भी कंसीडर किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखना चाहूँ नन को एक सेंटेंस में, तो मैं लिख सकता हूँ नन ऑफ माई चिल्ड्रन इज भी लगा सकता हूँ, आर भी लगा सकता हूँ, दोनों ही वैलिड है। इंटरेस्टेड इन लर्निंग, नन ऑफ माई चिल्ड्रन इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग। अगर मैं इज लगा रहा हूं तो नॉट वन को रिफर कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं आर लगा रहा हूं तो मैं नॉट एनी को रिफर कर रहा हूं।
नोट एनी ऑफ माई चिल्ड्रन आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग। ठीक है, तो इज और आर मैं दोनों यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, क्योंकि नन को सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपके सेंटेंस में लिखा हुआ है इफ गुरु इज अ काइंड ऑफ हायर टीचर नन ऑफ हिज रोल्स। ऑफ प्रीपोजिशन लगाया गया और इस प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट हो गया, रोल्स नाउन और हिज हो गया डिटर्मिनर। ये पूरी की पूरी नाउन फ्रेज ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गई। और नन को मैंने यूज किया है सिंगुलर, इसलिए मैंने हिट्स लगा दिया। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, किया जा सकता है। बहुत सारे रोल में से किसी एक रोल को जो है निगेट किया जा रहा है। हिट्स ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा द मार्क। ऑफ लगाया गया प्रीपोजिशन, इसके बारे में बताने के लिए कि ये किसके मार्क की बात की जा रही है। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस लगाई जाती हैं नाउन के बारे में बताने के लिए, और वो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो है एडजेक्टिव का काम करते हैं उस नाउन के लिए। तो मार्क एक नाउन था, उसके बारे में बताने के लिए किसके मार्क की बात की जा रही है। मार्क एक्चुअली में यहाँ पर लेवल या स्टैंडर्ड वगैरह को रिफर किया जा रहा है। नन ऑफ हिज रोल्स हिट्स द मार्क को व्हाट इज इंटेंडेड। व्हाट ऑफ प्रीपोजिशन हो गई, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया पूरी की पूरी ये क्लोज। तो इस क्लोज को मैं क्या कहूंगा, नाउन क्लोज कहूंगा। प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट के रूप में किसी वर्ड को भी ले सकती हैं, किसी फ्रेज को भी ले सकती हैं, क्लोजेस को भी ले लेती हैं। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया व्हाट इज इंटेंडेड, ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन क्लोज। व्हाट यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब, और इंटेंडेड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एडजेक्टिव भी कंसीडर किया जा सकता है इसको, और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव स्ट्रक्चर भी कंसीडर किया जा सकता है इसको, किसी और के द्वारा इंटेंड किया गया हो। दोनों ही, अगर दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल है तो दोनों ही कंसीडर कर लिया करो। कोई इंटरप्रिटेशन की बात है, चीजें समझ में आनी चाहिए। ये हो गया आपका 46 सेंटेंस। इसी तरह से जो है आपको सेंटेंसेस को करना है। समय थोड़ा आपको शुरुआत में ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब आपको इन चीज़ों की आदत पड़ जाएगी, आप इनमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो फिर आपका टाइम बहुत कम हो जाएगा, बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा, और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। आप बहुत सारी चीज़ें समझने लगेंगे। अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना सीखिए, और इसी तरह से जो है देखते रहिए वीडियोस को। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू।